नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि साहू पीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वन सेवा परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र का विषय है भौतिक शास्त्र या भौतिकी, जिसका पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा क्या होता है, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है हमें? तो ये आप सभी को पता है कि मानव जीवन को बनाए रखने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे हमको अगर जीवित रहना है तो हम बिना ऊर्जा के जीवित नहीं रह सकते। हमें अपने सभी कार्यों को संचालित करने के लिए ऊर्जा चाहिए। सभी शारीरिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपने शारीरिक क्रियाओं को, अपने सभी कार्यों को संचालित करने के लिए। ठीक उसी तरीके से दूसरे जो क्रियाकलाप है, तो कोई भी क्रियाकलाप हो, कोई भी कार्य हो, सभी कार्यों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम स्वचालित वाहन को ले लेते हैं, जैसे बाइक हो गया, मोटर गाड़ी हो गया, सभी को चलाने के लिए ईंधन चाहिए। ईंधन क्यों चाहिए? क्योंकि उस गाड़ी को चलने के लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा। और वो ऊर्जा उसको कहाँ से प्राप्त होती है? ईंधन से। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, वहाँ से उसको ईंधन प्राप्त होती है। किसी भी कारखाने को चलाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि कारखाना मशीनों से चलता है और मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा उसको कहाँ से प्राप्त होती है? तो मशीनों को चलाने के लिए भी जो ऊर्जा है वो ईंधन से प्राप्त होती है। और वो ईंधन हो सकता है कोयला, पेट्रोल, डीजल, विद्युत। ठीक है, तो किसी न किसी रूप में हमें ऊर्जा की आवश्यकता सभी क्रियाओं को, सभी क्रियाकलापों को या कार्यों को करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो बिना ऊर्जा के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऊर्जा की आवश्यकता हमें सभी कार्यों में है। ये तो हमको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ऊर्जा के स्रोत हम किसको बोलेंगे? तो स्रोत का मतलब क्या हुआ? जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, या जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्रोत। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप बाइक चलाते हैं तो बाइक के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या हुआ? पेट्रोल या डीजल। अगर आपको आग जलानी है तो आग जलाने के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या हुआ? कोयला या जलाऊ लकड़ी। ठीक, अगर आपको खाना पकाना है तो खाना पकाने के लिए ऊर्जा के स्रोत क्या हुए? तो हमारे पास कोयला भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, जलाऊ लकड़ी भी है। ठीक है, और अगर हम नवीन स्रोतों की बात करें तो हमारे पास विद्युत भी है। तो इस तरीके से हम किसी न किसी रूप में ऊर्जा का उपयोग करते हैं अपने सभी कार्यों को करने के लिए। अब आते हैं ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा जो स्रोत है उसको दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। ऊर्जा स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हमारा जो पहला स्रोत है ऊर्जा के, उसको हम बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं नवीन ऊर्जा स्रोत। अब देखिए, पहला जो है परंपरागत मतलब जो कई वर्षों से हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में जिसका उपयोग कर रहे हैं, वे स्रोत परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। तो अगर आपको इसको डेफिनेशन में बताना है तो क्या बताएंगे? वे स्रोत जिसका उपयोग कई वर्षों से ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ये जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ये अनवीनीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। अनवीनीकरण योग्य संसाधन बोला जाता है।
तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में, जैसे पहले हमारे पास नए टेक्निक नहीं थे, नई तकनीक नहीं थे ऊर्जा के दूसरे स्रोतों को उपयोग करने के लिए, तो हमें जैसे आग जलाना है तो जलाऊ लकड़ी का उपयोग करते थे। फिर उसके बाद कोयले के बारे में पता चला तो कोयले का उपयोग होने लगा। फिर पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और प्राकृतिक गैस, इनका उपयोग हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, इसीलिए इनको परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बोले जाते हैं। अब ये परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है, ये अनवीनीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। इनको क्यों कहा जाता है? अनवीनीकरण योग्य संसाधन का मतलब क्या हुआ कि इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो इसका कारण ये है कि जो हम परंपरागत ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा स्रोत के रूप में जिस ऊर्जा स्रोत का उपयोग हम करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोलियम पदार्थ है ना, कोयला, ये जो पदार्थ हैं इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, और जिस गति से हम इनका उपभोग कर रहे हैं उस गति से इनका निर्माण नहीं होता। ये बहुत ही धीरे धीरे बनते हैं, और हम जिस गति से उपयोग कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वर्षों तक ही हम उसका उपयोग कर पाएंगे। इसलिए जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो हम जितनी गति से, जितनी तेज़ी से इसका उपभोग कर रहे हैं, उतनी तेज़ी से इनका पुनः पूरण नहीं हो पाता, फिर से ये नहीं बन पाते, और इसी कारण इनको अनवीनीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। और यही कारण है कि हमको कुछ नए ऊर्जा के स्रोतों का खोज करना पड़ा, या उसके विकल्प तैयार करने पड़े कि अगर ये स्रोत ख़त्म हो गए तो हमारे पास कोई दूसरे और सोर्स होने चाहिए ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गया, जिसका उदाहरण है जलाऊ लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, प्राकृतिक गैसें हैं। ये सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आते हैं, जिसका उपयोग हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अब आते हैं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। तो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हमारे देश में नवीन ऊर्जा के स्रोतों का, नवीनीकरण बोल दिया था, नवीन ऊर्जा स्रोत हमारे देश में नवीन ऊर्जा के स्रोतों का विशाल संग्रह है। बहुत ज़्यादा इसके जो तकनीक है इनका विकास किया जा चुका है। नवीन ऊर्जा स्रोतों की अगर हम बात करें तो ऊर्जा तो बहुत पहले से मौजूद है, लेकिन उसको उपयोग में लाने के लिए जिन तकनीकों की आवश्यकता थी उनका विकास अब हुआ, इसलिए इसको नवीन ऊर्जा स्रोत बोला जाता है। मतलब ये ऊर्जा जो है अभी बनना चालू नहीं हुए, ये ऊर्जा पहले से मौजूद थी, लेकिन इसका उपयोग हमको करने नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे पास उसके लिए तकनीक नहीं थी। जो टेक्निक्स हमको चाहिए थे, जो उपकरण हमको चाहिए था, वो उपकरण हमारे पास नहीं था, जिनका विकास अब किया जा चुका है। तो नवीन ऊर्जा के स्रोतों में हम कौन कौन से स्रोत को रखते हैं? जैसे कि सौर ऊर्जा कब से है? जब से सूर्य है, लेकिन उसका उपयोग हमको उपयोग करने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता थी वो हमारे पास नहीं थे, तो हम उनका सीधा बहुत ही थोड़ा सा उसका उपयोग कर पाते थे। जैसे उदाहरण के लिए सब्जियों को सुखाना, फलों को सुखाना, ठीक है, मछलियों को सुखाना, समुद्री जो नमक है उसका निर्माण करना, या और जो दूसरे कार्य हैं वो हम करते थे सौर ऊर्जा के माध्यम से। लेकिन अब इनके लिए नए तकनीक बनाए जा चुके हैं, जैसे सोलर कुकर बन गया, सोलर पैनल बन गया, सोलर सेल बन गया, जिसकी सहायता से हम सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत तकनीकों से और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक रूप से कर सकते हैं। इसी तरीके से पवन ऊर्जा हो गया। पवन ऊर्जा भी अभी से नहीं है, जब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब से पवन ऊर्जा है। ठीक इसी तरीके से जल ऊर्जा हो गया, ठीक है, महासागरीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो है नवीन ऊर्जा के स्रोतों में आते हैं। अगर हमको उदाहरण पूछे तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में हम लिख सकते हैं कोयला, जलाऊ लकड़ी, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैसें, ये सभी जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। नवीन ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा,
जल ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, तो ये जो है इसके उदाहरण हैं। और भी उदाहरण हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा हो गया, ठीक है, परमाणु रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं, वो भी ऊर्जा का एक स्रोत है। तो इस तरीके से हमारे पास नवीन ऊर्जा स्रोतों में ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इन्हीं सब नवीन ऊर्जा स्रोतों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये तो हो गए ऊर्जा के स्रोत, कौन कौन से प्रकार है उसके। तो इनको दो भागों में बांटा गया, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नवीन ऊर्जा स्रोत। अब हम देखेंगे सबसे पहले सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सौर ऊर्जा की उत्पत्ति के बारे में। देखिए, सौर ऊर्जा जो हम बोलते हैं, सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा जो होता है, सूर्य की जो ऊर्जा है, तो सूर्य से हमें प्रकाश और ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा, उसे ही हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा जो है वो इस पृथ्वी पर वायु के जो प्रवाह और जल चक्र दोनों की निरंतरता को बनाए रखने का काम करता है। वायु प्रवाह की निरंतरता बनाए रखने का मतलब क्या हुआ, तो आप भूगोल में पढ़े होंगे कि सूर्य की जो ऊर्जा है, मतलब सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, उससे जब किसी स्थान की वायु गर्म हो जाती है तो गर्म होकर वो ऊपर उठने लगती है और उस खाली जगह को भरने के लिए, ठीक है, ठंडी हवा उस दिशा में प्रवाहित होती है। इस तरीके से वायु का जो प्रवाह है वो भी किसके द्वारा संचालित हो रहा है, किसके द्वारा चल रहा है, तो सूर्य ऊर्जा के द्वारा, सौर ऊर्जा के द्वारा ही उसकी निरंतरता बनी हुई है। ठीक यही चीज़ जल चक्र में भी होता है। हमारी इस पृथ्वी पर जो जल चक्र है उसकी भी जो निरंतरता है उसको सौर ऊर्जा ही बना के रखता है। इस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए इस पूरे जीव जंतुओं का संपोषण भी सूर्य की ऊर्जा से होता है। कैसे सूर्य की ऊर्जा से होता है, तो सूर्य की जो ऊर्जा है, इसी की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें, पौधों में। और पौधे जो है सूर्य ऊर्जा को भोज्य पदार्थ के रूप में, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, के रूप में क्या कर लेती है, संचित कर लेती है, इसका निर्माण करती है। CO2 और H2O के द्वारा सूर्य के प्रकाश को ये ग्लूकोज के रूप में क्या करती है, भोज्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर देती है। C6H12O6 का निर्माण करती है। इस भोज्य पदार्थ को पौधे स्वयं भी उपयोग करते हैं और जो दूसरे जीव जंतु हैं वो भी भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से सूर्य की ऊर्जा पहले पौधों के पास पहुंच गई, पौधे उसको क्या किए, संचित करके रखे, ठीक है, उससे भोज्य पदार्थों का निर्माण किए और ये ऊर्जा फिर इन पौधों के माध्यम से जो दूसरे जीव जंतु है वहाँ तक पहुँचता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने का कार्य भी सौर ऊर्जा के माध्यम से ही होता है। तो सूर्य की ऊर्जा जो है सभी कार्यों के लिए, सभी जीवों के लिए आवश्यक है। अब आते हैं कि सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है या सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ये ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, सूर्य में कहाँ से आती है। तो इसको जानने के लिए वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किए, उसमें जो प्रारंभिक शुरुआत में जो वैज्ञानिकों ने जो बताया था, 1939 से पहले दो विचार इसके बारे में प्रचलित था। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पत्ति है उसके बारे में 1939 से पहले जो वैज्ञानिकों का विचार था, लोगों का विचार था, क्या था, दो विचार थे। जिसमें पहला जो उनका मानना था कि सूर्य क्या है, कोयले का, जलते हुए कोयले का एक बहुत बड़ा गोला है। सूर्य क्या है, जलते हुए कोयले का
बहुत बड़ा गोला है। ये मानते थे पहले लोग कि सूर्य जो है क्या है, जलते हुए कोयले का बहुत बड़ा गोला है। लेकिन हमको पता है कि ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि बाद में जब खगोलीय अध्ययन हुए तो हमें पता चला कि सूर्य का भार कितना है। तो सूर्य का भार है 10⁻29 टन। सूर्य का वजन कितना है? 10⁻29 टन। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है कि सूर्य कोयले का एक बहुत बड़ा गोला है, जलते हुए कोयले का बहुत बड़ा गोला है, जिसका वजन कितना है? 10⁻29 टन है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार 10⁻29 टन कोयले को अगर हम जलाते हैं तो उससे 5000 वर्षों तक हमें ऊर्जा जो है प्राप्त हो सकती है। मतलब वो 5000 वर्षों के लिए ही पर्याप्त है, 5000 वर्षों से ज़्यादा वर्षों के लिए पर्याप्त नहीं है। जबकि हमें पता है कि सूर्य जो है लगभग 7 से 8 अरब वर्षों से 7 से 8 अरब वर्षों से हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। मतलब सूर्य से हमें 7 से 8 अरब वर्ष से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जबकि अगर 10⁻29 टन कोयले को जलाया जाए तो उससे सिर्फ 5000 वर्ष तक ही हमें क्या मिल सकता है? ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो अगर हम ये मान के चले कि वो कोयले का अगर बहुत बड़ा गोला है तो फिर जाहिर सी बात है कि इतने साल में वहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा? कोयले की जगह उसका राख मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो विचार था ये तो पूरा गलत साबित हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूर्य जो है कोयले का एक बहुत बड़ा गोला हो। फिर दूसरा विचार जो आया था 1920 में कुछ वैज्ञानिकों ने सूर्य का जो प्रकाश है उसका जो तरंग दैर्ध्य है, जब उसका अध्ययन किए तो उसके अध्ययन करने के बाद ये माना कि सूर्य जो है हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से मिलकर बना है। और उन वैज्ञानिकों का कहना था कि हाइड्रोजन के दहन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। लेकिन दहन का जो सिद्धांत है, दहन या कंबसन, देखिए दहन के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है वो है क्या? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो बिना ऑक्सीजन के हाइड्रोजन का दहन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का, इनका मानना क्या था कि हाइड्रोजन के दहन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि हाइड्रोजन से ही सूर्य बना हुआ है। ये 1920 में जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तरंग दैर्ध्य पर तो उनको लगा कि सूर्य जो है हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और हाइड्रोजन के दहन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और दहन की क्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। ये आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। अगर किसी मोमबत्ती को आप जलाकर किसी बर्तन से ढक दें तो कुछ समय के बाद मोमबत्ती जलना बंद हो जाता है, मतलब मोमबत्ती बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो सारे ऑक्सीजन जब ख़त्म हो जाती है तो फिर मोमबत्ती का जलना बंद हो जाता है। तो ये चीज़ जो है आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या है? ज़रूरी है दहन की क्रिया के लिए। और हाइड्रोजन का दहन तभी हो सकता है जब सूर्य में ऑक्सीजन भी हो, जबकि इसने ये नहीं बताया था। इसका कहना ये है कि हाइड्रोजन से ही सूर्य बना हुआ है और जबकि ऑक्सीजन सूर्य में होता नहीं है तो फिर दहन की क्रिया तो नहीं हो सकती। तब फिर सन 1939 में जर्मन मूल के वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? हेंस बेथे। हेंस बेथे नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया कि सूर्य जो है हाइड्रोजन से ही बना है, लेकिन उसमें ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो हाइड्रोजन के दहन से नहीं बल्कि हाइड्रोजन के जो नाभिक है इनके नाभिकों के संलयन के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। संलयन मतलब फ्यूज़न, मतलब जब हाइड्रोजन के दो नाभिक अत्यधिक उच्च ताप और उच्च दाब पर आपस में मिलते हैं
जब ताप अत्यधिक उच्च होगा और दाब भी जब उच्च होगा तभी ये हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलेंगे। इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, संलयन। जैसे हाइड्रोजन का एक नाभिक और ये हाइड्रोजन का दूसरा नाभिक, दोनों आपस में मिलकर एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को बोला जाता है संलयन की क्रिया। और ये जो क्रिया है इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है और वही ऊर्जा हमें सूर्य के ऊर्जा या सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये किसने बताया? हेंस बेथे ने बताया सन 1939 में। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन जो नाभिकीय संलयन की क्रिया कैसे होती है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया में सबसे पहले हाइड्रोजन के जो नाभिक है ये आपस में मिलकर भारी नाभिक, हाइड्रोजन के भारी नाभिक जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसका एक समस्थानिक होता है। ठीक है, ये आपस में मिलकर इसके समस्थानिक का निर्माण करते हैं। इस तरीके से ड्यूटेरियम का निर्माण करते हैं। और जब ये ड्यूटेरियम के दो नाभिक आपस में मिलकर हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ये होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया, जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और वही ऊर्जा हमें सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अब आते हैं, ये जो सौर ऊर्जा है, नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, सौर ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, यही अंतरिक्ष में विभिन्न दिशाओं में उत्सर्जित होती है। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही सौर ऊर्जा के रूप में क्या हो रही है, अंतरिक्ष में उत्सर्जित होती है। और उसी ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, बहुत ही छोटा भाग हमें प्राप्त होता है सूर्य की ऊर्जा का। ये जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा में औरक्त विकिरण और दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त पराबैंगनी विकिरण भी हमें प्राप्त होती है। देखिए सौर ऊर्जा में अवरक्त विकिरण होता है, दृश्य प्रकाश होता है और पराबैंगनी विकिरण भी ऊर्जा के रूप में मौजूद होती है। परंतु हमारे वायुमंडल के बाह्य हिस्से में इनका जो अनुपात है वो अलग अलग रूप में पाया जाता है। और हमारे वायुमंडल का जो बाहरी हिस्सा है, बाह्य भाग है, वहाँ पर ओजोन परत, ओजोन लेयर पाया जाता है, जो इसमें से पराबैंगनी विकिरण को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो सूर्य की जो ऊर्जा है, हमारे बाह्य जो वायुमंडल है वहाँ से सिर्फ 47% विकिरण ही पृथ्वी के धरातल तक पहुँच पाती है, बाकी बाह्य वायुमंडल से अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। बाकी जो हिस्सा है वो वायुमंडल में, अंतरिक्ष में वापस फिर से परावर्तित हो जाती है। सिर्फ 47% जो विकिरण है वही पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है। उसमें से पराबैंगनी जो विकिरण है वो क्या हो जाती है, ओजोन परत के द्वारा या ओजोन लेयर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो हमें सौर ऊर्जा के रूप में अवरक्त विकिरण और दृश्य प्रकाश ही प्राप्त होता है, पराबैंगनी विकिरण प्राप्त नहीं होता। तो अगर हम सूर्य के जो प्रकाश है इसके संगठन देखें तो सूर्य के प्रकाश में दो तरीके का विकिरण हमें प्राप्त होता है। सूर्य प्रकाश का संगठन, तो सूर्य का जो प्रकाश है उसमें एक तो पराबैंगनी विकिरणें होती है जो हमें हमारे वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरी जो है दृश्य प्रकाश, और तीसरा जो होता है
उसको हम बोलते हैं अवरक्त प्रकाश या अवरक्त विकिरण भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए पराबैंगनी विकिरण जो है और दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण, तो दृश्य प्रकाश जो है ये हमको दिखाई देता है। इस तरंग दैर्ध्य की जो तरंग है हमें जब दिखाई देती है तो उसको हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं, और जिनका तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से ज़्यादा होता है उनको हम बोलते हैं अवरक्त प्रकाश या अवरक्त विकिरण, और जिनका तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से कम होता है उसको हम बोलते हैं पराबैंगनी विकिरण। तो दृश्य प्रकाश में 7 अलग अलग रंग के प्रकाश जो है पाए जाते हैं, जिसको हम लिखते हैं विबग्योर या हिंदी में लिखते हैं बैजानी हपीनाला। वी से वायलेट या बैगनी, आई से इंडिगो या जामुनी, बी से ब्लू या नीला, जी से ग्रीन या हरा, वाई से येलो या पीला, ओ से ऑरेंज या नारंगी, और आर से रेड या लाल। इससे बैगनी रंग से जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होता है उसको हम बोलते हैं पराबैंगनी विकिरण, ये हमें दिखाई नहीं देती। और जिन तरंगों का तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश से ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं अवरक्त प्रकाश, ये भी हमें दिखाई नहीं देती। पृथ्वी के वायुमंडल का जो बाह्य हिस्सा है वहाँ से पराबैंगनी किरणें जो है अवशोषित कर लिया जाता है और पृथ्वी के धरातल तक ये नहीं पहुँच पाती। तो हमें जो प्राप्त ऊर्जा है सौर ऊर्जा, उसमें दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश जो है प्राप्त होता है। दृश्य प्रकाश जो है, देखिए सूर्य का जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में ही गमन करती है, और इन तरंगों को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, जिनके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए सूर्य की जो प्रकाश है वो अंतरिक्ष में बिना किसी माध्यम के ट्रैवल कर सकती है, गमन कर सकती है। और दृश्य प्रकाश जो है, इनका जो तरंग दैर्ध्य का जो परास होता है वो 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है। 4 × 10⁻⁷ मीटर से कम तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश होता है उसको हम पराबैंगनी विकिरण या पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं, और 7 × 10⁻⁷ मीटर से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य की जो विकिरण होती है उसे हम अवरक्त प्रकाश कहते हैं। तो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है या प्रकाश है उसमें दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश होता है। दृश्य प्रकाश के माध्यम से हमको कोई भी वस्तु दिखाई देती है, और अवरक्त प्रकाश जो होती है उसमें एक गुण होता है कि अवरक्त प्रकाश के मार्ग में कोई जो भी वस्तु आती है अवरक्त प्रकाश उसे गर्म कर देती है। तो अवरक्त प्रकाश के कारण ही हमें ऊष्मा का अनुभव होता है। सूर्य के प्रकाश में जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा ऊर्जा जो होती है वो अवरक्त प्रकाश के कारण होती है। ये अवरक्त प्रकाश का गुण है। यही कारण है कि जब हम किसी वस्तु को जब गर्म करते हैं तो उसमें से ऊष्मा जो ऊर्जा है वो अवरक्त प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। जैसे अगर आप आयरन को गर्म कर रहे हैं या हीटर को गर्म करते हैं या अंगीठी जलाते हैं तो उनसे जो ऊष्मा ऊर्जा है वो अवरक्त प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। अवरक्त प्रकाश दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य परास में नहीं आता, इसीलिए ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अवरक्त प्रकाश से हमें गर्मी का अनुभव होता है, ऊष्मा ऊर्जा का अनुभव होता है। तो ये सूर्य से जो आने वाली प्रकाश है उसमें 2 तरीके के विकिरण होते हैं, एक को हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश और दूसरे को बोला जाता है अवरक्त प्रकाश। तो सूर्य का जो प्रकाश है हमारी इस पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मात्रा में प्राप्त होती है, या अगर हम सिर्फ एक ही स्थान की बात करें तो भी हमें पूरे दिन भर में ऊर्जा की मात्रा अलग अलग प्राप्त होती है। अलग अलग समय पे अलग अलग मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी, या आप एक ही समय पर अलग अलग स्थान पे चले जाएंगे तो भी ऊर्जा की मात्रा आपको अलग अलग प्राप्त होगी। तो सूर्य का जो प्रकाश है हमें सभी जगह एक जैसा या एक समान मात्रा में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो ये जो ऊर्जा की मात्रा है उसके अनुसार हम उसका भी उपयोग भी करते हैं। जैसे कि मैं बताया था
कि सब्जी सुखाने में, फलों को सुखाने में, मछलियों को सुखाने में, जो समुद्री नमक है उसके निर्माण करने में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और अब हमारे पास जो नए तकनीक आ चुके हैं जिसकी सहायता से हम सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक उन्नत और अधिक सुविधाजनक रूप से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो सौर युक्तियाँ हैं, सोलर कुकर, सौर जल उष्मक, सोलर सेल, ये सभी क्या है, सौर ऊर्जा को उपयोग करने के लिए नए तकनीक है। जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहते हैं तो जैसे खाना बनाना है तो उसके लिए सोलर कुकर हो गया। सोलर कुकर के माध्यम से आप आसानी से ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए। सौर जल उष्मक की सहायता से हम जल को गर्म कर सकते हैं। ठीक है, सोलर सेल की सहायता से सौर ऊर्जा को डायरेक्ट हम विद्युत ऊर्जा में, सीधा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और बहुत से विद्युत उपकरणों को इससे संचालित किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। तो ये सौर ऊर्जा को उपयोग करने के लिए जो नए तकनीक है या जो सौर युक्तियाँ हैं इनका विकास किया गया है। तो ये तो हो गया हमारा जो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक सौर ऊर्जा के बारे में। अब हम सेकंड जो टॉपिक है सोलर युक्तियाँ या सोलर डिवाइसेस जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सोलर कुकर, सौर जल उष्मक, सोलर सेल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं इस वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स है, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप 9893453339 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में अपने डाउट्स भेज सकते हैं और उन डाउट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में या नए वीडियो बनाकर उन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा।